हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है और आप उसकी ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए होंगे। खैर, हम आज बात करने वाले हैं साइंस की लेवल 2 की, और उसका हर एक टॉपिक हम इस चैनल पे कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको साइंस के लेवल 2 में, मैथ्स के लेवल 2 में, या फिर रीड का आपका पैडागॉजी हो, सीडीपी हो, इन सब के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर लें। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप हमें मैसेज में लिख सकते हैं कमेंट डाउन करके, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करते हैं, चलिए। और सबसे पहले मैं हूं आकाश राजपूत और आप हैं #बचा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सेकंड यूनिट है उसकी। सेकंड यूनिट है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जिसके अंदर हम वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड फंगाई की बात करेंगे। बेनिफिशियल हैं कुछ बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड फंगाई, और कुछ हार्मफुल हैं, उन दोनों की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आज हम पहले सबसे स्टार्ट करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट कर लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होते हैं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ऐसे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेकेड आइज से, नेकेड आइज का कहने का मतलब है बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख नहीं पाओगे आप नॉर्मल लाइफ में। आपको आपके आसपास मौजूद तो रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट आप उन्हें देख नहीं पाते हो। इवन आपके हाथों पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बट आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। खैर, आज के टाइम में ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो इस समय तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चीज़ें पता होंगी। वैसे भी हम बहुत फाइट कर रहे हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स भी कहा जाता है इनको, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन यूनिसेलुलर, मल्टी सेल्यूलर और सेल क्लस्टर्स। अभी देखो, ये यूनिसेल्यूलर का क्या मतलब है। यूनिसेल्यूलर का क्या मतलब है, यहाँ पर यूनिसेल्यूलर का मतलब है कि सिंगल सेल, एक अकेला सेल भी हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या फिर वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक से ज़्यादा सेल हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, इस तरह के भी सेल्स उसके अंदर पाए जा सकते हैं। और सेल क्लस्टर, सेल क्लस्टर का क्या मतलब, देखो सेल क्लस्टर का मतलब है कि सेल का पूरा झुंड, समूह कह सकते हो उसको। और बहुत सारे सेल्स जब एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो उसको सेल का क्लस्टर कहा जाएगा। क्लस्टर का मतलब ही होता है समूह, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली आपको यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर या फिर सेल क्लस्टर में मिल जाते हैं, और आपके आसपास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही होते हैं। तो इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वाइड स्प्रेड इन द नेचर एंड आर बेनिफिशियल टू लाइफ। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैले हुए हैं ये नेचर के अंदर, और ये बहुत बेनिफिशियल भी हैं साथ साथ, ठीक है। बट सम कैन कॉज सीरियस हार्म। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेजर टाइप्स: बैक्टीरिया, एर्काई, फंगाई, प्रोटोजो, एल्गी एंड वायरसेस। देखो, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, और ब्रॉड कैटेगरी अगर हम इनकी करें, क्लासिफिकेशन अगर हम इनका ब्रॉडली करें, तो फिर वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसको पहली है बैक्टीरिया, दूसरी है आर्काई, तीसरी है फंगाई, चौथी है प्रोटोजो, पांचवी है एल्गाई, और 6 है वायरसेस। हम यहाँ पर इन सब की बात ना करते हुए हम सिर्फ बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस की बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये 3 चीज़ें ही हैं। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है। माइक्रोब्स हो सकते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप उन्हें देख सकते हो, बहुत छोटे होते हैं क्योंकि देखने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फंगाई की। देखो, फंगाई क्या होते हैं। फंगाई आर मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म देन वायरसेस एंड बैक्टीरियाज। देखो, फंगाई जो होते हैं ना, वो वायरस और बैक्टीरिया से कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ना तो ये एग्जैक्टली वायरस है, ना ही ये एग्जैक्टली बैक्टीरियाज हैं। दे आर यूकैरियोट्स। अब देखो, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको समझा दूं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जिनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और उनके अंदर सभी के सभी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं अच्छे तरीके से। तो उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो फंगाई हैं वो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। यानी कि ये एक अच्छे सेल है। इवन हमारी बॉडी के अंदर, या फिर जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका डॉग, कैट, ये सब आपको दिखाई देते हैं नेचर के अंदर, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। हमारी बॉडी में भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत एफिशिएंटली काम करती है। तो कोई भी बॉडी अगर बहुत एफिशिएंटली काम करती है तो वहाँ पर यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोट समझ में आ गया होगा आपको। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स, वो सेल्स होते हैं, सॉरी, जिनके ऊपर सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, और
जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उनके अंदर सभी सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. ओके ओके, so they are eukaryotes, which mean they have cells. And of three pathogens, fungi are the most similar to animals in their structure. देखो तीन पैथोजॉन्स के कंपेयर में अगर हम करें, तीन पैथोजन कौन है यहाँ पर? बैक्टीरिया है, वायरस है और फंगाई. इन तीनों में से जो फंगाई है ना, वो एनिमल के सिमिलर होता है. ठीक है, इवन मशरूम इज एग्जाम्पल ऑफ फंगाई. ठीक है, तो अब फंगाई जो होते हैं वो बेसिकली एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनिमल जैसे कह सकते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, फंगाई आपको प्लांट जो वो जो क्या कहते हैं आपका मशरूम है, वो आपको एज एक प्लांट जैसा दिखाई देता है, बट वो खुद का खाना खुद नहीं बनाता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही सर्वाइव करता है. वो उसके पास कैपेसिटी नहीं है खुद का खाना बनाने की. ठीक है, तो वो फंगस यानी कि जो मशरूम है वो भी एक फंगस है. ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, वट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो अब हम वायरस की बात करते हैं. देखो वायरसेस क्या होते हैं. वायरसेस आर ए सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ए सेल्यूलर का मतलब है उनके पास सेल नहीं होते, उनके पास सेल नहीं होते. ये लिविंग भी नहीं होते जब तक कि ये होस्ट में ना चले जाएं, जब तक कि ये आपकी बॉडी में ना जाएं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को के ऊपर ना चले जाएं, ये तब तक लिविंग नहीं होते. बाहर अगर ये वायरसेस होंगे ना तो ये डेड होंगे. समझ रहे हो? तो ये बहुत ही खतरनाक हो गए. अब समझो, बाहर अगर ये वायरसेस हैं तो वो डेड हैं. ठीक है, और जैसे ही आपकी बॉडी में वो चले जाएंगे तो वो लिविंग हो जाएंगे, है ना. दे हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. तो वायरसेस ज़्यादा खतरनाक होते हैं. आपने सुना भी होगा कि अगर किसी को वायरल फीवर हो जाता है तो उसको रिकवर करने में ज़्यादा समय लगता है. बैक्टीरियल फीवर से आदमी जल्दी रिकवर कर जाता है, वो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है. बट वायरल फीवर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा समय लगाता है और आपकी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट भी करता है. इवन एंटीबायोटिक्स वायरल फीवर के ऊपर काम नहीं करती. ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स जो आप ले लेते हो जनरली आपको बुखार आने पर, तो वो एंटीबायोटिक अगर आपको बैक्टीरियल फीवर है तो काम करेगी, बट अगर आपको वायरल फीवर हो जाता है तो वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है. ठीक है, तो वायरसेस आर ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ए सेलुलर का क्या मतलब है यहाँ पर? ए सेलुलर का क्या मतलब है? ए सेलुलर का सिंपल सा मतलब है कि उनके पास सेल नहीं होते, विच मीन्स दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ओके, इसेंशियली अ वायरस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल. तो जो वायरस है वो प्रोटीन से या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या आरएनए उससे मिलकर बना होता है. दोनों से मिलकर नहीं बनेगा, शायद सिर्फ उसके पास एक ही चीज़ होगी, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा. एंड दैट आर इनर्ट आउटसाइड ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. इनर्ट का क्या मतलब है? होस्ट ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? यहाँ पे दो बातें सामने आई हैं आपके पास, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म और दूसरा है इनर्ट. सी, देखो इनर्ट का मतलब है वो डेड लाइक होते हैं, है ना. अगर वो बाहर हैं इन्वायरमेंट में तो वो डेड लाइक हैं, मतलब वो मरे हुए हैं जब तक कि उनको होस्ट ऑर्गेनिज्म ना मिल जाए, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब तक वो ना पहुंच जाए तब तक वो क्या है? इनर्ट. इनर्ट का मतलब डेड, और होस्ट मतलब वो बॉडी, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में वो वायरसेस जाएंगे और लिविंग हो जाएंगे. ठीक है, फिर वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं और फिर पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचकर उसको हिट करते हैं और उसको बीमार कर देते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन, आगे की बात कर रहे हैं हम बैक्टीरियाज के ऊपर. देखो बैक्टीरिया को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. देखो बैक्टीरियाज क्या है, आप इसको थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ. यहाँ पे बैक्टीरियाज आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड यू एंड इनसाइड यू. देखो बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे. सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड यू. आपके चारों तरफ ये देखने को मिलेंगे. ठीक है, जब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स का काम करते हैं. तो अगर क्वेश्चन आता है कि तो जो बैक्टीरियाज है माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, और ये डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं. जो भी डेड डिगिंग मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी उससे इंक्रीज हो जाती है. तो अगर आपसे कोई पूछेगा विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प एक्ट एज अ डिकम्पोजर, तो बैक्टीरियाज हैं वो जो कि डिकम्पोजर का काम करते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगाई फीड, बैक्टीरिया एंड फंगाई, सी दिस इज लाइन, fungi feeding on the breaking down plant and animal matter with
Okay, without these decomposers, the bodies of all organisms that have ever lived would still remain. अगर ये बैक्टीरियाज ना हो या फंगाइज ना हो तो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगी बॉडीज, तो फिर वो एज इट इज इन्वायरमेंट में पड़ी रहेंगी, जिससे इन्वायरमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट अनक्लीन हो जाएगा, ठीक है। और आप समझ सकते हो अगर कोई मर जाए और उसकी बॉडी डिकम्पोज ना हो तो अभी तक तो यहाँ पे लाशों का ढेर लग जाना था। ओके, हाँ, सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखते हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे की हम बात करते हैं, बैक्टीरिया कैन इफेक्ट आवर बॉडीज इन सेवरल वे, ठीक है। अगर हार्मफुल बैक्टीरिया है तो वो हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। ऐसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया, और ये आपको बड़ा ही हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में आपके फूड को, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया हेल्प यू टू डाइजेस्ट योर फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्ट्रेप्टोकोकस, तो फिर वो स्ट्रेप्टोकोकस आपका डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में भी, जैसे लाइक चीज़ या योगर्ट, ठीक है, इन सब में भी स्ट्रेप्टोकोकस का इस्तेमाल होता है बनाने के लिए, इन सब को भी बनाने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट है डेयरी प्रोडक्ट बनाने में भी, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओके। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डेयरी प्रोडक्ट कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, ओके। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि भाई जो बैक्टीरियाज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें फंगाई की। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल, या तो ना तो ये प्लांट है ना ही एनिमल है, येट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एंड अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स दे आर ग्रोइंग ऑन। ये ना तो प्लांट है ना एनिमल है, पर कैरेक्टरिस्टिक इनके पास दोनों के हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं फूड को फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स दे आर ग्रोइंग ऑन, जिस भी सोर्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं उसी से फूड अपना टेक करते हैं। अ कॉमन फंगस इज अ मशरूम, तो कॉमन जो फंगस है वो है मशरूम। मैंने फंगाई का आपको बताया था मशरूम का एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो मशरूम है ये बेसिकली एक फंगाई है। आपसे यहाँ पे भी एक नंबर का पूछ सकता है क्वेश्चन की व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ फंगाई, sorry, is a mushroom, then the answer will be fungi, okay। और जो फंगाई होते हैं वो बेसिकली मॉइस्ट प्लेसेस में, जहां पे भी आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा नमी रहती है आपके घरों में, वहां पर आपको फंगाई देखने को मिल जाता है, ओके। अच्छा, प्रोटोजो भी हैं यहाँ पर। प्रोटोजो आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट आर यूजुअली लिव इन वाटर, ये जनरली पानी में ही पाए जाते हैं। सीलियाज होते हैं इनके पास, ये देख रहे हो ऊपर रेशे रेशे, यहाँ पर ये जो आपको रेशे दिखाई दे रहे होंगे, दीज रेशेज है ना, दीज आर कॉल्ड सीलियाज, जो कि इनको हेल्प करते हैं मूव करने में, वाटर में फ्लो करने में, मूव करने में इनको हेल्प करते हैं। दीज आर द प्रोटोजो। फिर आते हैं हमारे पास एल्गी। देखो एल्गी क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ प्रोटिस्ट that usually live in water and can produce their own food। वो एल्गी ग्रीन होते हैं और इनके पास क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रजाति जो अपना खाना खुद ही बना लेती है, ठीक है। दे कैन ग्रो टू बी 60 मीटर लॉन्ग, बहुत ही लंबे हो सकते हैं ये एल्गी। आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओशियन इकोसिस्टम। आपने देखा होगा बहुत सारे एल्गी होते हैं ओशियन के अंदर, अगर कोई पॉन्ड और लेक अगर रुक जाए ना तो उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। आपने सुना देखा ही होगा, कोई भी पॉन्ड या लेक अगर रुका हुआ है, पानी वहां का फ्लो नहीं करता, तो एक ग्रीन लेयर उसके ऊपर चढ़ जाएगी, जिसको बोलेंगे हम एल्गी, ओके। और ये इनहिबिट कर देते हैं बाकी सबकी ग्रोथ, क्योंकि फिर वो सनलाइट को नीचे जाने नहीं देते, तो नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नीचे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस वगैरह हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। इनके बेनिफिट्स की बात करें, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द और मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ईच ड्रिंक इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ डिफरेंट स्टार्टिंग प्रोडक्ट सच एज पोटैटो एंड ग्रेप्स। हर एक जो ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक है, जो भी शराब है, हर एक शराब अलग अलग कंटेंट से मिलकर बन सकती है। पोटैटो से बन सकती है या ग्रेप से बन सकती है। उसको फर्मेंट करते हैं और डिस्टिल्ड करके अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। अब आपसे पूछ सकता है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अल्कोहल बनता है, तो उसका नाम है यीस्ट, और उसकी कैटेगरी क्या है, तो उसकी कैटेगरी है बेसिकली फंगस, यानी कि वो फंगाई है।
तो यीस्ट जिससे आपका क्या बनता है, जिससे आपकी अल्कोहल बनती है, वो बेसिकली एक फंगाई की कैटेगरी में आता है। ओके, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान रखें इस चीज का। अच्छा, many microbes are used in the derivation of enzymes such as lipase, lactase, protease, peptidase, to name a few। अगर इनमें से हम कुछ एग्जांपल लें तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और कुछ एंजाइम्स का नाम यहाँ पर लिपेज, लैक्टेज, प्रोटीज और पेप्टिडेज, ये सब कुछ एंजाइम्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टीरॉइड प्रोडक्शन, आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो स्टीरॉइड्स लेते हैं, तो वो जो स्टीरॉइड्स हैं बेसिकली वो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और फंगल के स्पीसीज होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगल स्पीसीज होते हैं जो कि स्टेरॉइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ठीक है, और इंजेक्ट करते हैं फिर इनको ह्यूमन बॉडी में फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पसेस के साथ। हेल्प इन द सीवेज ट्रीटमेंट, अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं। नॉट ओनली आर माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प टू आवर बॉडी, दे आर आल्सो हेल्पफुल टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, they help in the secondary treatment stage of the sewage treatment। okay, अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड की बात कर रहे हैं, तो हमारे फूड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन एडिशन टू देयर डायरेक्ट एनवायरमेंट बेनिफिट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट पार्टनर व्हेन इट कम्स टू द वर्क ऑफ द ग्रेडिंग फूड। फूड बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, आप इनको बहुत ही हल्के में मत लें, ये फूड बनाने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और वो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इंक्रीज करते हैं, एंड दे आर नेसेसरी व्हेन द मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, बियर, चीज एंड व्हेन ग्रोइंग कॉफी, है ना। ये सब चीजें बड़ी ही मात्रा में बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। अच्छा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, हमने देखा था डेड एंड डिकिंग मैटर को प्लांट के या एनिमल के, वो उसको डाइजेस्ट करके डिकम्पोज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जो भी न्यूट्रिएंट थे उनको सॉइल में वापस से डाल देते हैं, और जिससे कि क्या होता है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, बॉडीली बेनिफिट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नैन एज अ गट फ्लोरा हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एंड रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट एसेंशियल टू कीपिंग आवर बॉडीज स्ट्रांग एंड हेल्दी। तो ये यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आप ध्यान रखेंगे क्या है उसका नाम, गट फ्लोरा। ओके, गट फ्लोरा क्या करता है, डाइजेशन करता है। ओके, डाइजेशन। ओके ओके, ना आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, तो भाई फर्मेंटेशन से डेयरी प्रोडक्ट बन जाते हैं, और अभी हमने बताया था स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक बैक्टीरिया का प्रकार है, वो मिल्क से कर्ड, बटर चीज बनाने में हमें हेल्प करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए हेल्प करता है। इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ओके ना, ध्यान रखिएगा आप। ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए हमारे पास कमर्शियली प्रिपेयर्ड जो होते हैं वो फंगाई से होते हैं। फंगाई का इस्तेमाल करके आप एसिड्स बना सकते हो, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे ये कुछ हैं, देखो ये कुछ फंगाई के प्रकार हैं। एसिडोबैक्टर, राइजोपस, पेनिसिलियम आर द फ्यू फंगाई दैट आर यूज्ड टू फर्मेंट सबस्ट्रेट्स सच एज फ्रूट एंड शुगर कंटेनिंग सिरप। ठीक है, और उनसे फिर एसिड बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे एसिडोबैक्टर, राइजोपस, पेनिसिलिन, ये सब किसके प्रकार हैं, फंगाई के प्रकार हैं। ठीक है, और इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत ही बड़े स्टेज पर, बहुत ही बड़े स्केल पर। और उन एसिड्स का अगर कुछ नाम बता दिया जाए, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इन सब का नाम आपने बेहद सुना ही होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो बेशक आपने इनका नाम सुना ही होगा। तो ये सब एसिड्स जो होते हैं ये कौन बनाता है, ये फंगाई बनाते हैं। ओके, सो देखो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। ये तो कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज और वायरसेस और फंगाई की बात हमने की, जो बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्या क्या वो बेनिफिट्स करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज के नाम मैंने बताए, जैसे आपका स्ट्रेप्टोकोकस
गट फ्लोरा, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ फंगाई के भी नाम हमने बताए जो कि हमारे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में काम आते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे तो उसके साथ आपका ये जो बेनिफिशियली पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो कंप्लीट हो जाता है। इंट्रोडक्शन हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया, वायरसेस का, ठीक है, और फंगाई का, सबका हमने इंट्रोडक्शन ले लिया यहाँ तक। और उसके बाद हमने उनके बेनिफिट्स देख लिए। अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, क्या वो हार्मफुल इफेक्ट्स करते हैं, ऑब्वियसली किस बीमारियां हमें क्रिएट करते हैं, तो वो किस तरह की बीमारियां कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस से होती है, हमें उन सब की चर्चा हम अगली वाली क्लास में कर लेंगे। जहां तक में आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट डाउन कर पूछ सकते हैं, हम उनको उसको क्लियर करेंगे। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस और मैथ्स के लिए परेशान है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर रेगुलरली वीडियोस डालेंगे और आपका एक क्रैश कोर्स टाइप सिलेबस आने वाले 20th ऑफ अप्रैल तक कोशिश करेंगे, या फिर 15th ऑफ अप्रैल तक हम कोशिश करेंगे कि क्रैश कोर्स के माध्यम से ये जो आपका सारा सिलेबस है कंप्लीट करा दी जाए। हर यूनिट के लिए हम 1 से 2 वीडियोस बनाएंगे, तो आप हमें फॉलो करते रहें। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट गाइस, दिस इज आकाश राजपूत साइनिंग ऑफ, बाय बाय।